जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके YouTube चैनल पीके सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का नया टॉपिक है बहुपद। यह क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का दूसरा अध्याय है। हम लोग इसको एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। एकदम यह मान कर के हम लोग बहुपद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वहां से हम शुरू किए हैं ताकि आपको इस पाठ की अवधारणा एकदम अच्छे से समझ में आए। शुरू करते हैं। पहला है, हमें अगर बहुपद समझना है तो पहले चर समझना होगा। तो चर क्या होता है? चर का अंग्रेजी नाम होता है वेरिएबल। यह वह संकेत जिसका मान गणितीय क्रिया मतलब जो भी गणित का कार्य करते हैं, सवाल लिखते बनाते हैं, उस गणितीय क्रिया में बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। मतलब वैसा संकेत का मतलब होता है कोई भी आप जो लिखते हैं बनाते हैं। अगर हम ये लिखते हैं ऐसे, ये भी एक संकेत है, ये लिखते हैं ये भी एक संकेत है, यह लिखते हैं ये भी एक संकेत है। ये अलग बात है, इस संकेत का नाम ए है, इस संकेत का नाम एक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस संकेत का मतलब पाई है। तो कहा कि वैसे संकेत जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। चर को प्रायः एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या उसके बजाय यू वी डब्ल्यू का भी उपयोग कर सकते हैं। चर के लिए चर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर, दूसरा प्रतंत्र या आश्रित चर। तो स्वतंत्र या आश्रित चर, इसका परिभाषा न लिखते हुए हम केवल इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए कोई समीकरण है x + y = 6। एक समीकरण है, 9th क्लास में पढ़े हैं, देखिए सुनकर। अगर इसको x के पदों में व्यक्त किया जाए, y को x के पदों में व्यक्त किया है जिसे, या y = 6 - x, तो जो यहाँ y है वो कहलाता है प्रतंत्र, x कहलाता है स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ x का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र है। x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। यानी जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे y का मान अपने आप बदलते चला जाएगा। इसलिए इस रूप में x स्वतंत्र है, y प्रतंत्र है। इसी समीकरण को अगर हम इस तरह लिखते हैं, x = 6 - y लिखते हैं, तो यहाँ पर y स्वतंत्र हो जाता है, x प्रतंत्र हो जाता है, यानी आश्रित हो जाता है। अब यहाँ y का मान अगर 1 रखेंगे तो x का मान 5, अगर y का मान 2 तो x का मान 4, y का मान 3 तो x का मान 3। समझ में आ गया? इसमें ज्यादा नहीं समझना है, हमें बहुपद में केवल चर जानना है। क्योंकि हम थोड़ा पढ़ाया था तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा दिए कि चर दो तरह के होते हैं। नहीं तो केवल आप जानिए चर का मतलब x y z, जो हमेशा जिसका मान हर सवाल में बदलता रहता है। ठीक है, गणितीय क्रिया में बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। अगला है हमारा अचर। चर अचर का अंग्रेजी होता है कांस्टेंट, स्पेलिंग है CONSTANT, कांस्टेंट। यह क्या होता है? वह संकेत यानी वह अक्षर या वह राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में अपरिवर्तित रहता है, मतलब स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। यह बदलता नहीं है। कोई भी गणितीय क्रिया कीजिए उसमें मान स्थिर रहता है, उसे अचर कहते हैं। इसे प्राय 1, 2, पाई, √7 यानी जितनी भी वास्तविक संख्या पढ़ा है ना, वो सभी के सभी कांस्टेंट हैं, यानी अचर हैं। उसके अलावा ए बी सी भी अचर के रूप में प्रयोग होता है। किस रूप में? अचर के रूप में। वो कौन सा अचर होता है ये भी जान लेते हैं। अचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब जिसका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में मतलब सभी गणितीय क्रियाओं में स्थिर रहता है, यानी बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है, उसे कहते हैं निरपेक्ष अचर। जैसे पाई कोई भी अब कहीं भी पढ़िए, भारत के किसी कोने में या विदेश में भी, या किसी भी मिसाल पढ़िए, पाई का मान आप 3.14 या 22/7 ही रखते हैं। या मान लीजिए एक कहीं पर एक ही कहेंगे, इसको एक का वैल्यू एक ही होगा। ये अलग बात है कि अलग अलग भाषा में इसको कोई 1 कहता है, कोई 1 कहता है, संस्कृत में 1 कहता है, एकम कहता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका मान स्थिर होता है। ठीक है। और दूसरा होता है स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर का मतलब कि यह किसी विशेष गणितीय क्रिया में स्थिर रहता है। विशेष मतलब कि किसी पार्टिकुलर
किसी एक सवाल में उसका मान स्थिर रहता है, अलग सवाल में उसका मान अलग हो जाता है। इसका सीधा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं। 9th क्लास में जब पढ़े थे आप लोग, तो वहां पर जैसे ये एक चीज पढ़े होंगे, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ ए बी सी अचर होता है, मतलब अलग अलग सवाल में इसका मान अलग होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x प्लस 3y अब प्लस 6 बराबर 0, तो इसमें a का मान 2, b का मान 3, c का मान 6 हुआ। अगर कोई ऐसे लिखते हैं 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, तो इस सवाल के लिए a का मान 3, b का मान माइनस 4, c का मान माइनस 5। कहने का मतलब कि जो स्वेच्छ अचर होते हैं वो किसी विशेष सवाल में, अब जिस सवाल में यह होगा उसके लिए वो स्थिर होगा, अब बाकी अन्य सवाल के लिए उसका मान अलग होगा। यानी अब विशेष सवाल में यह मान स्थिर होता है, जबकि यह हर सवाल में यानी हर प्रश्न में हर गणितीय क्रिया में स्थिर रहता है। ठीक, अब आते हैं चर अचर के बाद पद। पद माने टर्म। पद, तो चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। मान लेते हैं एक चर x है, एक अचर 2 है, x में 2 गुना होगा 2x आएगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? पद कहेंगे। 2x क्या है? एक पद है। और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं 1 है गुणा x है फिर गुणे x है, ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो ये भी एक पद है। ठीक है, चर और अचर का गुणनफल को ही पद कहते हैं। अब आगे बीजीय व्यंजक। जब पदों का मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को जब प्लस या माइनस चिन्हों के साथ संयोजित करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदों को प्लस या माइनस चिन्हों के साथ संयोजित करते हैं, उसके फलस्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक या केवल व्यंजक। अंग्रेजी होता है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के रूप में 1/x - 1 यह बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये सभी उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में केवल एनसीईआरटी से ही लगभग 7 पूछता है, इसीलिए आप चाहते हैं हुबहू एनसीईआरटी पढ़िए। रूट x प्लस 2 ये भी बीजीय व्यंजक है। 1/x इसका प्लस 2x प्लस 3 ये भी बीजीय व्यंजक है। 4x प्लस 2 ये भी बीजीय व्यंजक है। मतलब ये सभी जो पदों के संयोजन से बने हो, प्लस माइनस गुणा भाग करके बने हो, वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ये था अभी तक का इस फिल्म का पूरा ट्रेलर। अब यहां से शुरू होता है हमारा बहुपद। बहुपद यानी पोलिनोमियल, वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद के चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पद में किसका घात? चर का। अब देखिए चर बता दिए हैं आपको। चर क्या होता है? वह संकेत जिसका मान गणितीय क्रिया में क्या होती रहे? बदलती रहे, उसे कहते हैं चर। आप पूर्ण संख्या पढ़ाए हुए हैं कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि वो सभी बीजीय व्यंजक को चुनना है जिनमें घात पूर्ण संख्या हो। अगर घात प्रत्येक पद का पूर्ण संख्या होगा तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। अब आते हैं, चेक करते हैं। 4x प्लस 2, 4x में चर कौन है? x घात यहाँ कौन है? x अगर लिखा है यहाँ पर, आपको ध्यान रखिए 4x, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो कौन है x घात? 1, तो इसमें चर घात कौन है? 1 है। प्लस 2 में तो 2 को पढ़े 2 एक अचर है ना, 2 में 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 2 गुणे x घात क्या लिख सकते हैं? 1 को 0, तो इसमें चर घात कौन है? 0। यानी जितने भी अचर पद होते हैं, अचर संख्या होती है यानी वास्तविक संख्या होती है 0 को छोड़ के, सबका घात चर का उसमें क्या होता है? 0 होता है। 0 का घात अपरिभाषित होता है। 0 में चर का घात अपरिभाषित होता है, याद रहे, 0 में चर का घात अपरिभाषित। अब बाकी 0 को छोड़ के जितने भी वास्तविक संख्या होती है उन सब का घात उसमें वास्तविक संख्या में, शून्यतर वास्तविक संख्या में चर का घात 0 होता है। तो इसमें चर x है तो x घात 1, इसमें x घात 0, तो इसका भी घात पूर्ण संख्या, इसका भी घात पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। दूसरा देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, इसमें 3 पद है। पहले पद का घात है 2,
दूसरे का 1, तीसरे का 0। किसका घात? तो चर का। चर कौन? y का। हम y का 4 की घात बात करेंगे तो 4 घात 1 है। हम चर की बात कर रहे हैं इस समय, संख्या की नहीं। अगर 4 की घात पूछेंगे तो 1, और 4 में चर की घात कितना है? तो 0, तो वो भी बहुपद हुआ। इसमें देखते हैं तीसरा एग्जांपल में 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। इसमें पहले पद का घात क्या है? 3 है, दूसरे पद का 2, तीसरे पद का 1, अचर है। अभी बताया ना कि √2 एक वास्तविक संख्या है ना। आप परमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। तो √2 में चर का घात का है 0, तो चारों के चारों पदों का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए ये 3 पर रूट है, x पर नहीं है, तो हम चर की घात बात कर रहे हैं। तो x का घात का 1 और 5 का घात, 5 में चर का घात यानी x घात का 0, तो इसमें 1 इसमें 0, ये भी पूर्ण संख्या। यहाँ y घात 1 और इसमें चर घात 0, ये भी दोनों घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद। यहाँ पर देखिए x घात 2, यहाँ 1 के बदले में x घात -1 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x घात 2 और प्लस, अगर माइनस से नीचे तो प्लस होगा ना, x घात 1, तो दोनों घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। जैसे टेस्ट परीक्षा में पूछता है, जैसे x प्लस 1/x बहुपद है कि नहीं है? तो देखिए नहीं है। क्यों? क्योंकि x के घात पूर्ण संख्या है, आज जब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस इसके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए बोले। ठीक है, अब आगे आते हैं बहुपद के घात पर। बहुपद घात यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। उच्चतम घात वाले पद के घात को बहुपद का घात कहते हैं। उच्चतम घात वाले पद के, तो हम देखिए जैसे एग्जांपल है 4x + 2, तो 4x में x का घात क्या है? 1, और 2 में x का घात क्या है? 0। दोनों में कौन उच्चतम घात वाला है? तो 1 वाला। इस 1 वाले का घात क्या है? 1 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या है? 1 है। ठीक है, अब यहां देखते हैं पहले पद का घात 2, दूसरे का घात 1, तीसरे का घात 0। किसका? चर का घात यानी y का घात 0। तो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन हुआ? 2y²। इस बड़े वाले घात का बड़े घात वाले पद का घात क्या है? 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या होगा? 2। अब यहां देखते हैं 7y पर घात 7u पर घात 6 माइनस 3/2 u पर घात 4 प्लस 4u² प्लस u माइनस 8। इसमें लगभग क्या पद है? 1, 2, 3, 4, 5 पद है। पहले पद का घात 6, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 1, पांचवा का घात 0, चर का। ठीक है, तो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन हुआ? पहला। इसका घात क्या है? 6, तो इस बहुपद का घात क्या होगा? 6। ठीक है, घात पहचाना आ गया। अब अगला आते हैं घात के आधार पर बहुपद। 9 में पढ़े हैं पदों के आधार पर बहुपद। अब वहां घात 5 के आधार पर भी घात बहुपद होता है, जैसे एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद जिसमें 3 पद हो। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ घात के आधार पर देख लेते हैं हम लोग। घात के आधार पर पहले रैखिक बहुपद, यह किसे कहते हैं? इसका अंग्रेजी होता है लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी एक घात वाला होना चाहिए, मतलब अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो जैसे देखिए 2x - 3, x घात 1 और यहाँ 3 में x घात 0, तो इस बहुपद घात क्या है? 1 है ना, इसलिए रैखिक बहुपद है। इसका भी घात क्या है? 1 है। इस बहुपद का घात निकाला ऊपर बता दिया है, इसका भी घात 1 है, मतलब ये सभी क्या है? रैखिक बहुपद के उदाहरण है, क्योंकि सभी के सभी जो 6 उदाहरण लिखे हैं, 6 में अधिकतम घात क्या है? 1 है। ठीक है, इसलिए रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है? 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मतलब है कि बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा? इसमें 2 होगा। देख लीजिए 2 है ना, इसमें 2, इसमें भी अधिकतम 2, इसमें भी अधिकतम 2, इसमें भी अधिकतम 2 यानी उच्चतम 2, अधिकतम 2, इसमें सब में अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। अब आगे चलते हैं त्रिघात बहुपद। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मतलब है कि इस बहुपद में अधिकतम घात क्या होगा? 3 होगा। जैसे देखिए 2 - x³, इसमें अधिकतम घात क्या है? 3 है, यानी त्रिघात बहुपद। इसमें भी 3 है, त्रिघात बहुपद। इसमें भी 3, त्रिघात। इसका भी अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद। ई भी आई है।
MIT के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है चतुर्घात, कि 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात कहते हैं। यह MIT के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसमें जानेंगे कि जिसका इसका अधिकतम घात क्या रहेगा? 4, इसलिए क्या है? चतुर्घात बहुपद, ठीक। आगे है इनका व्यापक रूप, कि इनका व्यापक रूप क्या है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a और b वास्तविक संख्या हो और a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही a का मान 0 होगा तो 0 गुणे x यानी 0, खाली b बचेगा, और b खाली वास्तविक संख्या बचेगा, वास्तविक संख्या बचेगा तो कौन पद हो जाएगा? पद 1 हो जाएगा। घात कितना होगा चर में? 0, और 0 घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं। तो इसलिए यहाँ x गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसमें अधिक से अधिक कब पद होगा? 2, और कम से कम कब पद होगा? 1, ठीक है। ये पूरा प्रतिनिधित्व करता है, तो अधिकतम 2 पद और कम से कम 1 पद, ठीक। अगला द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्या है। आपको पढ़ाए हुए हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसका भी a का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। अगर बात कर जाए तो a यानी x² के बगल में जो गुणांक है ना, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये द्विघात नहीं रैखिक हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणे x² 0 हो जाएगा, तो बचेगा bx प्लस c, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? इसका अधिकतम घात 3 आएगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a b c d वास्तविक संख्या और a नॉट इक्वल टू 0 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट इसके बता देते हैं तब उसके बाद लिखवाते हैं। इसमें यदि px में कोई बहुपद है, जिसे यहाँ देखिए उदाहरण में px x में एक बहुपद है, कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है। k कोई वास्तविक संख्या है, जी यहाँ k कोई वास्तविक संख्या, देखिए जैसे -1 4 2 x का ना, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px को x बराबर k पर मान कहलाती है। और इसको दिखाते कैसे है? pk से। किसे दिखाते हैं? pk से। अब इस क्वेश्चन दिया हुआ है कि px बराबर x² - 3x - 4 का मान x बराबर -1 पर और 4 पर 2 पर मान क्या होगा, निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या कर रहा है? x को यहाँ k का मतलब यहाँ ये वास्तविक संख्या, तो k का मान क्या है? -1 है। तो कह रहा कि x का मान -1 दिया है ना, तो इस x के बदले क्या पुट करना है? -1 को रखना है, प्रतिस्थापित करना है, तो -1 रखिए। तो जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे, तो यहाँ पर भी -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -3 गुणे -1 और -4। हल करते हैं, तो -1 का वर्ग प्लस 1, क्योंकि जानते हैं कि -1 का घात 2 है, तो इसको कब लिखेंगे? -1 को लिखेंगे गुणा के रूप में 2 बार, अब माइनस गुणे माइनस प्लस 1 में 1 प्लस 1 हो गया। अब -3 में -1 का गुणा होगा तो +3 और -4, तो +1 + 3 +4 और -4 बराबर कितना आ गया? 0। यानी p - 1 का मान कितना आया? 0। अब हमें निकालना p4 का, यानी x का मान कर दिया -1 के बाद 4, तो p4 का मान निकाल लेते हैं। अब की बार कर रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, अगर प्लस में आए तो स्क्वायर लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई सॉरी कोष्टक दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणे 4 और -4, तो 4 का वर्ग 16 -3 चौके 12 और -4। अब की बार कौन जुटेगा? माइनस माइनस वाला, तो 16 -12 -4, तो -16 बराबर क्या आ गया? 0। तीसरा है एक से कब पर? 2 पर निकालिए, तो एक से क्या रखें? 2, तो 2 का स्क्वायर -3 गुणे 2 और -4, तो 2 का वर्ग 4 -3 दूनी 6 -4। तो देखिए ध्यान से 4 कटा भी सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 4 -